क्वेश्चन नंबर 36 ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इसमें फिर एक नया कॉन्सेप्ट लागू होगा और ये ज्योमेट्री पहले भी बोला गया कि कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन थ्योरम्स है, सम पॉइंट्स होता है। जैसे देखिए आज क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती है और ए ई का मान दिया, ई बी का मान दिया, सी ई का मान दिया, ई डी का मान पूछ दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी रेलवे वगैरह में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है। बनेगा कैसे उसको ध्यान से देखिए, क्या करना है वो फिल करिए। इसके लिए एक रूल है, अगर किसी वृत्त में दो जीवा कोड एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर दिया तो उसके इस पार्ट का प्रोडक्ट बराबर हो जाता है। जैसे ए ई गुणा ई बी, बस यही नियम याद रखना जो लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं। ए ई ए बी ये सब कुछ नहीं याद करना है, और सी ई गुणा में ई डी। जब दो जीवा किसी वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर क्रॉस करे तो उसका जो सेक्शन बनेगा, जैसे ये गुणा ये बराबर ये गुणा ये, ए ई गुणा ई बी बराबर सी ई गुणा ई डी। अब आइए, ए ई का मान 4 दिया है, मस्ट पुट हियर। ई बी का मान 6 दिया है, सी ई का मान 5 दिया है और ई डी का मान x दिया है, और वही ई डी आपसे पूछा जा रहा है ना, ई डी का। तो बोले यही x आप निकालेंगे तो 4 6 24 को 5 से भाग लगा देंगे तो 5 4 20, ऐसा मीनिंग है x निकल गया। और x किसको बोला है क्वेश्चन? ईडी को। तो यू गॉट द आंसर, ईडी का मान 4.8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। यहां पर दिख रहा 4.8, ऑप्ट कर दीजिए। चलिए 36 के बाद आते हैं 37 नंबर पर। एक नियम तो आप सीख लिए, 36 में क्या नियम सीखे कि अगर किसी वृत्त के अंदर दो जीवा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो जो उसका सेक्शन बनता है ना, उसका आपसी प्रोडक्ट बराबर हो जाता है, जो आपको दिखा दिया गया कैसे होता है। अब आइए आज ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए इसे का बोला दिए गए चित्र में DE पैरेलल टू BC है। अगर DE पैरेलल टू BC होगा और आपको AD बाई BD बराबर 3/5 बोला और AC का मान 4.8 दिया, तो बोले AC है ना आपको पूरा दिया हुआ है, वो आपको हम लिख के यहाँ दिखाते हैं AC, और AE का मान पूछा। तो बोले AE को अगर x माना जाए तो AC तो ये पूरा था ना 4.8, तो आप यहाँ पर जो है 4.8 में इसको घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगा 4.8 माइनस x। ये तो पूरा था ना यहाँ तक, ऐसे वो 4.8, तो ये यहाँ तक अगर x है तो ये बचा आपको 4.8 माइनस x। और आइए AD और BD में रेशियो है 3:5 का। बोले AD ये 3 इकाई है, ये हकीकत है, सेंटीमीटर में है ना, ये 3 इकाई है AD, और BD पूरा 5, तो BD ये है ऐसा, तो ये 3:5 का रेशियो हो गया। अब यहां नियम क्या होगा कि जब किसी त्रिभुज में DE पैरेलल टू BC बोला, DE पैरेलल टू BC, तो आपका जो त्रिभुज दिखता है ना, कौन सा ट्रायंगल, वो आपको हम यहां पर लिख के दिखा रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल ADE, देख लीजिए ADE ऐसे, वो समरूप हो जाता है ट्रायंगल ABC का। मीनिंग जब भी ऐसा फिगर मिले, बराबर पूछा है क्वेश्चन कि इस प्रकार का ट्रायंगल है और इसके लाइन पैरेलल ऐसे दिखा दिया, तो एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज ये समरूप होता है। समरूप को इंग्लिश में सिमिलर बोलते हैं। ये किसका सिंबल है? सिमिलर का। सिमिलर मीन्स समरूप, और समरूप होने का अर्थ होता है एक जैसा परंतु बड़ा छोटा। एक होता है कॉन्ग्रुएंट, जिसको सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है। देखिए सिमिलर, समरूप, ऐसा कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट। सर्वांग सम मीन्स सभी अंग समान, सर्वांग सम, संस्कृत के टाइप से पढ़िए, सर्वांग सम। तो बोले ये एक जैसा होता है और ये एक ही होता है। गौर से देखिए, एक जैसा और ये एक ही, ऐसा क्या फर्क है दोनों में? सिमिलर का एग्जाम्पल जब दिया जाएगा तो गौर से देखिए, अगर हम ये ऐसा बनाए हैं तो बिल्कुल यहां पर ऐसा ही यहां पर बना दिए, ऐसे है ना, ये दोनों क्या हुआ ऐसे, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हो गया, बिल्कुल एक है ये दोनों, ये है ना
मैंने सर्वांग समझ है। एक के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर फिगर चेंज करते हैं। देखिए सिमिलर मीन्स समरूप जब होगा तो इस प्रकार का डिजाइन एक होगा लेकिन बड़ा छोटा, बट कंग्रुएंट का अर्थ होता है ऐसे करके। देखिए ये अगर हम ऐसा बना दिए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही होगा, ऐसे ये ऐसे, मीनिंग का कंग्रुएंट में ये एक दूसरे के बराबर हो जाता है और ये एक जैसा होगा लेकिन बड़ा छोटा कुछ होगा। तो इस यही फर्क होता है दोनों में। अब आइए, जब सिमिलर होगा दो ट्राइंगल्स तो याद कर लीजिए एक पॉइंट, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या निकला कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, है ना, सिमिलर, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो। आज करस्पॉन्डिंग साइड्स का अर्थ क्या है कि आपको यहां पर जो है ना ए ई लिखते हैं, ए ई इस त्रिभुज का, तो बड़े के लिए वो भुजा ए सी है, रेशियो बना दिया। इधर से ए डी लेंगे और बाय में आपका ए बी लेंगे। अर्थ क्या निकला कि यहां से आप लिखिएगा x अपॉन पूरा जो 4.8 है इक्वल्स टू में ए डी 3 इकाई है और यहां पर आपको ये 5 इकाई है। हाँ तो पूरा 8 लेना पड़ेगा ऐसे करके, क्योंकि हम ए बी लिखें तो ए बी तो 8 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान आपको निकल जाएगा कैसे, बोले 8 से ये 0.6 बार में 3 से गुना करेंगे तो 1.8 cm आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ए ई पूछा है जो हम x दिखा रहे थे, तो यही क्या है ए ई है ना, जो आ गया 1.8 cm आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन होगा। यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन डी में, है ना, तो ऑप्शन डी हम लोग इसको टिक आउट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये आंसर हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या सीखे कि अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए ये आपका जो ट्रायंगल था ना ये वाला ऐसे करके, तो देखिए ट्रायंगल आप यहां से देख लीजिए कौन सा, ये दिखा देते हैं। बोले ये ट्रायंगल ऐसे एक और दूसरा ये वाला ऐसे, दोनों समरूप है। समरूप का अर्थ हो गया एक जैसा परंतु बड़ा छोटा। समरूप होगा तो संगत भुजाएं समानुपाती, मीनिंग है ये बट्टा में पूरा ये बराबर ये और बट्टा में पूरा ये। ओके, इस तरीके से बनाएंगे। आइए, इसमें एक नियम और लग जाता है। अगर यहां पर क्वेश्चन आपसे बोल दिया है समरूपता का बात, तो ये भी होता। देखिए जब यहां से आप लिए थे ये आपको 3 इकाई ये, और ये लिए थे 5 इकाई, यहां पर x और यहां पर 4.8 माइनस में x ऐसा। तो यहां पर आपको जो है इसी समरूपता का एक नियम और होता है कि अगर ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज समरूप है तो आप यहां से 3 लेंगे और बट्टा में यहां से केवल 5 लेंगे, तो आप बराबर में यहां से x लेंगे और बट्टा में केवल ये लिखेंगे ऐसा। इससे भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां से गुणा करेंगे तो ये 5x होगा और ये आपका कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा और माइनस में 3x होगा। ये इधर आएगा तो 8x होगा, ये 14.4 होगा। इससे x का मान निकालेंगे तो 1.8 cm होगा, जो आपका ये AE हो गया। यही AE आपसे पूछा गया था, इसका आंसर हो गया। दोनों नियम है, याद कर लीजिए। जब दो त्रिभुज समरूप होगा, है ना, तो उस कंडीशन में ये बाई ये बराबर ये बाई ये, या ये बट्टा में पूरा ये बराबर ये और बट्टा में पूरा ये। ओके, अब एक प्रश्न यहां पर ये रेज होता है कि आखिर समरूप हो कैसे गया। तो बोले समरूप कैसे हो गया वो भी एक अच्छे तरीके से देख लीजिए। जब यहां पर ये इसके पैरेलल बोला था ना, तो पैरेलल के कारण ही समरूपता का नियम लग गया। कैसे, बोले आज अगर ये एंगल आपका x होगा तो ये भी एंगल x होगा, ये एंगल y होगा तो ये भी एंगल y होगा, और ये तो दोनों में कॉमन एंगल है। तो बोले एक त्रिभुज जिसमें एंगल XYZ है, दूसरा त्रिभुज जिसमें एंगल XYZ है लेकिन बड़ा छोटा, इसलिए वो समरूप हो गया, सिमिलर। क्यों यहां बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये नियम होता है कि अगर आपका इस प्रकार से ऐसे दिखाया जा रहा है ऐसे, और यहां ये पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये और ये संगत कोण होता है। दो पैरेलल लाइन है ना, इसके ऊपर का कोण इसके ऊपर का कोण संगत होगा, यहां भी इसके ऊपर का कोण इसके ऊपर का कोण संगत होगा, और वो कॉमन था आपका। तो इसीलिए संगत कोण इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, और संगत कोण बराबर होता है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से हम एक एक पॉइंट को डिफाइन कर दिए। अब आते हैं 37 के बाद 38 नंबर पर। देखिए 38 क्या बोलता है,
बोला किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः जोड़ने से बने 4 त्रिभुज होते हैं, तो बोले ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम तो हो जाएगा, समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। शायद यही आंसर आपको लग जाएगा। कैसे देखिए, बोले जब यहाँ एक कंसेप्ट होता है जो आप नोट में लिख लीजिए, हम लिखा भी देते हैं, आप नोट कर लेंगे। जैसे देखिए, किसी भी आकार के त्रिभुज में, किसी भी आकार के त्रिभुज में अगर भुजा के मध्य बिंदु, जैसे ये मध्य बिंदु लिया जाए है ना, मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये तीसरी भुजा के समानांतर और आधी लंबाई की होते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC था और यहाँ से DE आप लेते हैं, जिसमें दिखा रहे हैं कि ये लंबाई बराबर है आपस में और ये लंबाई आपस में बराबर। इसका अर्थ क्या है कि D इसका मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। D AB का मिड है, मिड पॉइंट, और E जो है वो आपको AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए एक नियम होता है कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो यहाँ पर जो एक भुजा DE दिख रहा है और एक भुजा BC, वो पहला पॉइंट DE पैरेलल टू BC होगा और दूसरा पॉइंट इसमें लागू रहता है कि वो जो DE बनेगा वो इस BC का आधा होगा, तो D बराबर में हाफ ऑफ BC। ये दो नियम याद रखेगा, ये बराबर यही इसमें लगाएंगे। बोलिए, अगर आप यहां पर बोला ना क्या कि भुजा के मध्य बिंदुओं को, तो बोले D मध्य बिंदु है, E भी मध्य बिंदु और F भी मध्य बिंदु है। तो अगर वो आपका मध्य बिंदु है तो बोले ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु। तो यहां से पढ़िए, आज मिड पॉइंट्स को मिलाया गया ऐसे, तो अगर ये आपका x होगा तो ये पूरा 2x होगा, क्योंकि इस 2x का आधा वो, तो यहां पर मिड के कारण x लिख दिए। अब आइए, अगर हम ऐसे बढ़ते हैं ऐसे, तो यहां पर बोलिए अगर ये y और ये y मीनिंग है ये पूरा 2y है, तो ये मिड पॉइंट्स को मिलाया गया, ये मिड और ये मिड है, तो यहां पर 2y का आधा y होगा। उसी प्रकार से आप इसको 2z मानेंगे, z, तो 2z का आधा यहां पर z होगा। अब बोलिए, आपका चारों त्रिभुज जो बना है उसमें भुजा x, y और z है, x, y और z है, x, y और z है, x, y और z है। तो ये चारों त्रिभुज में सभी भुजा बराबर हो गया। इसका अर्थ क्या है कि इस जगह पर आपका s, s, s साइड 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 के कारण कन्ग्रुएंसी लग गया, सर्वांग सम का नियम लग गया है ना, कन्ग्रुएंट हो गया वो दोनों त्रिभुज, माने चारों त्रिभुज। इसीलिए हम बोलेंगे कि आपका चारों त्रिभुज कन्ग्रुएंट होगा और कैसा, तो सर्वांग सम हिंदी में। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, पिछले में कौन सा पॉइंट लग गया इस बारे में कि किसी भी आकार के त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा तीसरी भुजा की समानांतर और आधी लंबाई की होती है। मेरे साथ याद कर लीजिए, किसी भी आकार के त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा तीसरी भुजा की समानांतर और आधी लंबाई की होती है। बस ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा। 39 नंबर को गौर से देखिए। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि दी गई त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC है। चलिए बहुत अच्छा, DE पैरेलल टू BC। बोले सर्वांग माने किसका सिमिलैरिटी का रूल लगेगा कि क्योंकि ये अगर इसके पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल हम आपको यहां पर दिखा दे रहे हैं, ये एंगल x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये y, कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, क्योंकि ये समानांतर है, पैरेलल है, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग कोण कहलाता, संगत कोण, इसलिए बराबर होगा। ये और ये संगत और ये कॉमन है। मीनिंग है आप यहां से ये चीज तो बिल्कुल देख लिए कि आपका त्रिभुज जो है कौन सा, ADE, ये सिमिलर हो गया है त्रिभुज ABC का। और जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजा समानुपाती, तो बोले AD 3.6 है। AD कहां पर है, ये आपको हम वहां लिख देते हैं, AD 3.6 है। चलिए, AB कितना है, 10 है AB, तो 10 में से ये घटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, 6.4। AE यहां पर 4.5 है और आपसे पूछा है EC का मान ये, तो बोले यहां पर आप जो है ना दोनों नियम लगा सकते हैं। अगर यहां पर देखिए एक नियम क्या लगेगा, AD बट्टा में AB और बराबर में AE और बट्टा में AC, या हम लोग यहां पर एक दूसरा नियम और लगा सकते हैं, और वो नियम कौन सा, तो यहां पर लिखेंगे AD बट्टा में DB बराबर में AE और बट्टा में EC। चलिए, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। आप AD का मान बैठाइए, DB का मान बैठाइए और AE का मान बैठाइए, और EC आपसे पूछा गया, बोले इससे EC निकालेंगे तो होगा क्या, देखिए 9 से 5 बार में, 9 से 4 बार में, 4 से 16, 16 पंचे 80,
तो 8 बन जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर 8 cm आ गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसी तरीके से इसको बना लेंगे। जब भी किसी त्रिभुज में ये पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया तो आप सिमिलरिटी की तरफ चले जाएंगे, और दो त्रिभुज जब भी छोटा बड़ा समरूप हो जाएगा तो उसका संगत भुजा को समानुपाती करेंगे। संगत भुजा करस्पॉन्डिंग साइड्स आपका समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनेट होगा, है ना। उसका अर्थ हो गया ये बाय में पूरा ये बराबर ये बाय में पूरा ये, या ये बाय में केवल ये बाय में केवल ये, बराबर कर देना है। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, ये क्या कहता है देखिए, फिर वही बात है, सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन है। यहां पर सीधे बोल ही दिया है, आपको कोई नियम देखना नहीं है, ये बोल ही रहा है कि दो त्रिभुज है जो समरूप है, उसमें भुजा का रेशियो दिया। जैसे देखिए अगर हम एक आकार आपको दिखाते हैं ऐसे ABC, और एक आकार इसी प्रकार से ऐसे दिखाते हैं DF, तो देखिए ये त्रिभुज एक ही तरीके का है लेकिन बड़ा छोटा है, तो आपको ये बिल्कुल समरूप तो हो ही गया। जिसमें BC 3 इकाई होगा तो EF 5 इकाई होगा, ऐसा दिया है। अब क्वेश्चन बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, है ना, ये वाले का, और बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहां पर एक नियम आप नोट करिए, जब दो त्रिभुज समरूप होता है, ये समरूपता का साइन, जब दो त्रिभुज ABC DEF समरूप होता है तो उसका एरिया जो निकलेगा संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। लिख लीजिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती। इसीलिए अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तो उसका एरिया जो निकलेगा संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती, मीनिंग है 5 का स्क्वायर, और इसका संगत भुजा 3 है, तो ऐसा। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, इसीलिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। आप उत्तर लगा देंगे 25/9, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। बस यही पॉइंट याद रखेंगे, जब दो त्रिभुज समरूप होता है उसकी संगत भुजाएं, उसका एरिया उसके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। बोले यहां पर आज भुजा पर क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसा आ जाएगा, हाइट दिया रहेगा H1 और H2, और हाइट के बीच में हाइट दिया रहेगा तो आप हाइट का स्क्वायर करके भी यही नियम लगाइएगा, और अगर एरिया दे देगा तो हाइट के बीच रेशियो पूछेगा तो यही नियम लगाना है। इसीलिए आराम से देखेंगे अगले प्रश्न में। 40 के बाद 41 देखिए, आज यहां पर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ऐसा है। बोले दो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ऐसा है, उनकी संगत हो जाएगी। दो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे, उसी प्रकार से ऐसे। अब बोल रहा है कि इसके क्षेत्रफल में, जैसे इसका एरिया 1 अगर हम 25 इकाई ले लें, एरिया 2 36 इकाई ले लें, तो जिसका चर्चा हम के वही आ गया। इस जगह पर दो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण, है ना, बराबर हैं। संगत कोण बराबर हैं, इसका अर्थ क्या है कि अगर ये A है तो ये भी A है, अगर ये B है तो ये B है, और ये C है तो ये C है, ऐसा। तो बोले सिमिलरिटी तो लग गया यहाँ पर, कौन सा वाला, A समरूपता, ऐसा है ना, सिमिलरिटी। अब यहां पर उसके ऊंचाई का अनुपात बोला, तो वही चीज समझा रहे थे ना कि ऐसे करके अगर ये H1 लेंगे और यहां पर आप H2 लेंगे, तो इससे H1 और H2 का जब आप स्क्वायर करते हैं ऐसे, तो यही क्या बनता है, एरिया 1 और बाय में एरिया 2। अभी तो पढ़े थे ना कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा या संगत ऊंचाई, है ना, जो है उसके वर्ग के समानुपाती। तो बोले इससे जब आप H1 और H2 का रेशियो लेना चाहेंगे तो ये अंडर रूट पड़ जाएगा A1/A2 पर। तो बोले A1 25 है, A2 36 है, हम छोटा करेंगे तो 5/6, तो यही 5/6 का रेशियो आप लगा देंगे, ऐसा करके। ये देखिए 5/6 भी है और 6/5 भी है। ये थोड़ा एक बार आंसर देने से पहले देख लीजिए, यहाँ 25 और 36 बोला, इनके संगत हो जाएगा। बोले एरिया 25-36 है तो इसका ऊंचाई कम होगा, इसका ऊंचाई ज़्यादा होगा, इसलिए 5/6 ही आपका फाइनल आंसर बनेगा। H1/H2 है और यहाँ पर 25/36 है, तो 5/6 का रेशियो आएगा, वो ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्या कहता है, इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक फॉर्मूला है सीधा, है ना, ये इसका आंसर।
बोला कि आर त्रिज्या वाला एक समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं जिससे कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, जैसा दिखाया गया। तो सार्वजीवा मीन्स कॉमन कोड ए बी की लंबाई है ना, ये सार्वजीवा का इंग्लिश होगा यहाँ पर कॉमन कोड CHORD, जीवा ऐसा ए बी। कॉमन कोड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये दोनों ही सर्किल के लिए जीवा है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें एक पॉइंट है सीधा कि आर त्रिज्या, नोट कर लीजिए, आर त्रिज्या वाला दो समान वृत्त, आर त्रिज्या वाला दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरता हो तो उसके सार्वजीवा उभयनिष्ठ जो है सार्वजीवा की लंबाई बराबर R√3। ये आंसर आ गया। कैसे होता है वो यहां से आप देख लीजिए। देखिए आज बोले चूंकि ये दोनों सर्किल सेम है तो रेडियस R तो वो भी R, तो बोले ये R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, तो आप रेडियस यहां पर लिख सकते हैं ऐसे करके ये। और बोले यहां से यहां ये भी R है, ये आपको 90 का एंगल यहां पर, तो ये जो बनेगा ना वो R बट्टा में 2 हो जाएगा और ये बचा हुआ भी R और बट्टा में 2 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हम आएंगे ट्राइंगल, है ना, कौन सा ट्राइंगल वो देख लीजिए, AEO1 है ना, में ऐसा। बोले इस ट्राइंगल में आप जब AE निकालना चाहेंगे तो AE निकलेगा कैसे? AE तो R का स्क्वायर होगा माइनस में R/2 का स्क्वायर होगा और फिर इसका अंडर रूट होगा। तो इससे AE आप निकाल लीजिए तो क्या बना, 4R² तो 3R² और बाय में 4 और फिर इसका अंडर रूट। लेकिन फाइनल जब लेंगे तो AE का मान निकल गया है, आपको R बाहर हो जाएगा √3/2 ऐसा। लेकिन बोले जितना AE होगा उतना ही EB होगा, तो बोले इसलिए AB जो निकलेगा वो आपका डबल हो जाएगा AE का। तो यहाँ पर R√3 और बाय में 2 लगा देंगे तो इसको काटने पर R√3 आ गया, जो आपको एज ए क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको अभी दिखा दिए। लेकिन इसके बारे में कंप्लीट आइडिया ले लीजिए कि आपको प्रायः क्या है, ऐसा ही प्रश्न में रेडियस दे देगा, वो बोलेगा कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरता हो तो उसके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है ना, तो वो आपको R√3 पे बैठेगा, तो 15√3 आपका आंसर होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ही याद रख लेना बेटर है कि R त्रिज्या वाला दो समान वृत्त जब एक दूसरे के केंद्र से गुजरता हो तो उसके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है R√3 होती है। ये नोट में आपको लिखा दिए, ये भी बना के भी दिखा दिए। चलिए 42 के बाद 43 को देखिए। आज यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला है बहुत अच्छा बात बोल रहा है, बहुत बार पूछा है। बोला एक वृत्त की दो समानांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे की ओर है और इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। बोले आज यहाँ पर ऐसे करके एक सर्किल ले लीजिए और इसी सर्किल में केंद्र यहाँ पर है और दोनों जीवाएं केंद्र से नीचे। बोले एक जीवा यहां पर दिखाइएगा, एक जीवा यहां पर दिखाइएगा, तो ये जीवा आपका AB ले लीजिए और ये जीवा CD ले लीजिए और ये केंद्र O ले लीजिए। यहां से ऐसे होगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और ये ऐसे रेडियस, ये भी ऐसे रेडियस। तो क्या बोल रहा है, समानांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। बोले 6 और 8 ऐसा, तो यहाँ पर 6 के लिए आधा कर दीजिएगा, यहाँ पर है ना O के बाद ये M और ये N लिखे ऐसे, तो यहाँ पर 6 का आधा 3 होगा, ये 3 और ये आपका 4 होगा, ये 4 और यहाँ से ये R है तो ये भी जो है आपका R ही है ये वाला। इसका अर्थ क्या निकला, इनके बीच की दूरी 1, तो बोले ये दूरी 1 दिखा रहा है, कौन सा, इनके बीच का, माने MN जो है 1 है ऐसा, और यहां पर आप जो है X मान लीजिए ये। तो अब क्या अर्थ निकला, बोले ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अब यहां से हम लिखेंगे कैसे, तो बोले इसका कंसेप्ट लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर टिक लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में। और ये बनेगा कैसे, तो देखिए बोले R² बराबर R², क्योंकि एक ही वृत्त का ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। लेकिन ये R² निकलेगा कैसे इस त्रिभुज में, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा ना 4 का स्क्वायर और प्लस में X²। और ये R कैसे निकलेगा, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में X+1 का स्क्वायर। अब इसको बढ़ा देते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये X² होगा, ये 9 होगा, ये X² होगा, ये 2X होगा, ये 1 होगा, ये और ये कटेगा। अब यहाँ से 2X का मान जो है कितना बन गया, 2X का मान 9 1 10 घटेगा उसमें से, तो 6 X का मान निकल गया 3। जब आप X का मान 3 यहाँ पर निकाल लिए तो X 3 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या, बोले आप त्रिज्या जब लेंगे R तो कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर होगा और X का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट होगा, तो 16 9 25 हो गया और इससे R निकालिए तो 5 इकाई, जो आपके प्रश्न का आंसर ये 5 सेंटीमीटर CM में है, तो यही 5 CM इसका फाइनल आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपली एक बार अपने से बना करके देखिएगा।
और इसी के अनुसार इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ गया कि दो जीवा अलग अलग लंबाई का है जो वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ में 1 सेंटीमीटर के दूरी पर है, ये गैपिंग यहां से लेकर यहां 1 सेंटीमीटर, और एक आएगा एक जीवा केंद्र के इस तरफ होगा और एक जीवा केंद्र के उस तरफ होगा। तो ऐसा भी प्रश्न आपको आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चले फिर मिलेंगे हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 44 से अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसको आप एंजॉय करिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा जा रहा है। CHSL होगा, CGL होगा, रेलवे होगा, CPO होगा, दिल्ली पुलिस होगा, बिहार SSC होगा, ऐसे सारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। मिलते हैं फिर।